मायावती, उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा जो भले ही राजनीति में आज अपना स्थान नहीं बना पा रहा, लेकिन उन्हें सिफर समझने की ना तो भाजपा में हिम्मत है, ना ही सपा में। हम सभी जानते हैं कि अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले मायावती और बसपा की बात न की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मायावती किसी धूमकेतु की तरह राजनीति में आई और अभी तक गायब नहीं हुई है। उनकी उपस्थिति आज भी है। तो क्या हुआ अगर यूपी में बसपा के पास केवल एक सीट है और संसद में एक भी नहीं? इससे मायावती की भूमिका कम नहीं हो जाती? तो आज के पॉलिटिकल किस्से में हम मायावती पर बात करेंगे बसपा की भी, पर उसके केंद्र में भी मायावती होंगी, क्योंकि काशीराम के बाद बसपा में उनकी भूमिका ही आज अहम है। एक वक्त था जब दलितों की मसीहा कही जाने वाली मायावती ने हरिजन शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई थी, और इसका कारण राजनीति नहीं बल्कि सदियों से हुआ वो शोषण था, जिसे वो अपने शब्दों में छिपा नहीं पाई। जब उन्होंने देखा कि जनता पार्टी के नेता दलित समुदाय को हरिजन कह रहे हैं, तो उनका गुस्सा ऐसा फूटा कि कह डाला कि अगर वे हरिजन यानी कि भगवान की औलाद है, तो आप लोग क्या शैतान की औलाद हो? मायावती की यह बात सुनकर सब सन्न रह गए थे। सबने उनसे माफी मांगी। मायावती से जुड़े ऐसे ही अनगिनत किस्से हैं जो उन्हें खास बनाते हैं। चलिए उनके जीवन पर बात करते हैं। 15 जनवरी 1956 दिल्ली में जन्मी मायावती का परिवार आज के गौतम बुद्ध नगर के गांव में रहा करता था। मायावती अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर की है। बहुत ही साधारण परिवार में पली बढ़ी मायावती का सपना आईएएस अफसर बनना था, पर किस्मत को उन्हें ब्यूरोक्रेसी में नहीं बल्कि राजनीति में लाना मंजूर था। मायावती ने संघर्ष के जरिए राजनीति पर अपना मुकाम बनाया। यह उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा रहा कि उन्हें देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दलितों की राजनीतिक चेहरा रहे काशीराम की ही देन थी कि यूपी को एक दलित महिला मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि 4 बार नसीब हुई। मायावती के राजनीति में सफर की बात करने से पहले हमें दलित राजनीति पर खुलकर बात करनी होगी, जिनमें काशीराम और बाबू जगजीवन राम की भूमिका थी। क्योंकि जहां एक तरफ जगजीवन राम राजनीति का एक बड़ा दलित चेहरा थे, तो वहीं दूसरी तरफ काशीराम ने दलित राजनीति का चेहरा ही बदल कर रख दिया। काशीराम में क्रांतिकारी गुण थे, दलितों के लिए कुछ कर दिखाने के गुण। इसके लिए उन्होंने दलितों को एकजुट करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर दलितों से जुड़े सवाल उठाए। फिर आया 1973, जब बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर उन्होंने ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का नाम का संगठन बनाया, जो आगे चलकर बामसेफ के नाम से खूब चर्चित हुआ। इस संगठन के बैनर तले वो शोषित पीड़ित समाज को एकजुट करते रहे, पर 1981 के आते आते उन्हें संगठन में बदलाव की जरूरत महसूस हुई। इसी वजह से उन्होंने इसे नया नाम दिया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। शॉर्ट में ये DS4 कहा गया। यह संगठन पहले के मुकाबले इसलिए अलग था क्योंकि इसमें इस संगठन के तेवर काफी तेज थे, जिसे हम एक नारे से समझ सकते हैं कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। दलितों के अधिकार के लिए राजनीति में उतरे काशीराम के नारों ने ही एक अलग पहचान दिलाई थी। इसके बाद उनका एक और नारा खूब फेमस हुआ, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। जब 90 के दशक में यह नारा पब्लिक में आया तो हंगामा मच गया। कहते हैं कि काशीराम जब मंच पर आते तो पहले ही ऊंची जातियों को उठकर जाने को कह दिया करते थे, पर बाद में जब बसपा बनी तो उसने इस आक्रामक रवैये से किनारा करना ही समझा। अब काशीराम के मन में एक और बदलाव की भावना पैदा हुई। वो समझ चुके थे कि दलितों का उद्धार करना है तो केवल संगठन से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे एक दल का रूप देकर राजनीति में उतरना पड़ेगा। नतीजन साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया और इसके लिए उन्हें सबसे अच्छी जगह लगी उत्तर प्रदेश, और उसमें भी भाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यही वो सही समय था जब काशीराम की मुलाकात मायावती से हुई थी। मायावती के साथ मिलकर काशीराम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग छाप छोड़ी और पार्टी गठन के एक दशक बाद ही 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। काशीराम ने एक बार उत्तर प्रदेश की एक सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, मैं काफी समय से उत्तर प्रदेश में बहुत कम आ रहा हूं, लेकिन खुशी की बात है कि मेरी इस गैर हाजिरी को कुमारी मायावती ने मुझे महसूस नहीं होने दिया। मायावती की इसी लगन के ही चलते काशीराम ने अपने किसी सगे संबंधी को उत्तराधिकारी बनाने की जगह मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यह सबसे बड़ी मिसाल बनी उस भारतीय राजनीति में जहां वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता था।
वहां वंचित तबके की सियासत को वंशवाद या परिवारवाद से परे रखकर काशीराम ने इस पूर्वग्रह पर पूर्ण विराम लगा दिया। काशीराम के अस्वस्थ होने के बाद मायावती 18 सितंबर 2003 को पहली बार बसपा की अध्यक्ष चुनी गई और उसके बाद वो लगातार निर्विरोध अध्यक्ष चुनी जाती रही। पर ऐसा कहा जाता है कि 3 दशक से पहले ही मायावती ने उनके ख्वाबों को श्रद्धांजलि दे दी। जब मायावती अपने भाई आनंद और भतीजे आकाश को पार्टी की अहम जिम्मेदारियां सौंप दी, उसी वक्त काशीराम का ख्वाब दम तोड़ रहा था। 23 जून 2019 को भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का राष्ट्रीय संयोजक और भाई आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया। अब आपको समझाते हैं आखिर कैसे माया मोह में पड़ती चली गई और काशी का ख्वाब टूटता गया। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने 2007 से 2012 तक अपना कार्यकाल पूरा किया, लेकिन 2012 के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मायावती लगातार प्रदेश की सियासत में अपनी पकड़ खोती चली गई। 2017 में तो प्रदेश में एक भी सीट पर उनकी पार्टी जीत तक दर्ज नहीं कर सकी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी सपा के साथ गठजोड़ कर 10 सीटों पर कब्जा करने में सफल रही। सियासत के जानकारों ने जैसे कयास लगाए, ठीक वैसा ही हुआ। इधर सीटें मिली, उधर गठबंधन टूटने लगा। आखिरकार मायावती ने कई आरोप लगने के बाद अपने भतीजे को बाय बाय कह दिया। कहा ऐसा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मायावती अब दलितों की अकेली मसीहा नहीं रह गई है। ये बात कोई धारणा या किसी नैरेटिव की बदौलत नहीं, बल्कि आंकड़ों के आधार पर कही जा सकती है। 2007 में अपने दम पर सत्ता हासिल करने वाली बीएसपी के वोट शेयर में अब तक 20% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। 2007 की यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को जहां 30% से ज्यादा वोट मिले थे, 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते आंकड़े 9.3% पर पहुंच गए। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीएसपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और बाकी राजनीतिक दलों के उत्साहवर्धन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। काशीराम की विरासत भले ही मायावती भतीजे आकाश आनंद या किसी और को सौंपने को तैयार ना हो, लेकिन आजाद समाज पार्टी काशीराम के माध्यम से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद दावा पेश कर चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 में मायावती फिर से कोई राजनीतिक चमत्कार कर पाएंगी या बसपा का सुनहरा दौर अब इतिहास बन चुका है? क्योंकि इतिहास गवाह है, मायावती को कभी भी पूरी तरह राजनीति से बाहर मानना जल्दबाजी साबित हुआ है। हमारे आज के पॉलिटिकल किस्से में ये थी मायावती और बसपा की कहानी। ये कहानी लिखी है श्वेता चौहान ने। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।